हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम नियम का सदिश रूप। कूलॉम नियम का सदिश रूप इट मीन्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम। कूलॉम नियम के सदिश रूप का मतलब है बेटा कि कूलॉम नियम से हमें बल का परिमाण मिला था, हमें अब बल को दिशा के साथ लिखना है। बल तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो परिमाण और दिशा दोनों के साथ हो। तो देखते हैं बेटा बल की दिशा किस तरीके से दी जाती है। सबसे पहले मैं 11th का थोड़ा सा पोर्शन है जिसे एक्सप्लेन करूंगा, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। किसी भी बिंदु या किसी भी लोकेशन की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए बेटा स्थिति सदिश की आवश्यकता पड़ती है। ये 11th का पार्ट है बेटा, सदिश में हमने पढ़ा था, पर मैं आपको 10 मिनट में इसे क्लियर करता हूं क्योंकि पूरी 12th में आपको जितने भी डेरिवेशन आएंगे उसमें लोकेशन को आप स्थिति सदिश से ही प्रदर्शित करेंगे, या जो भी लोकेशन दी जाएगी क्वेश्चंस में वो स्थिति सदिश की फॉर्म में दी जाएगी। तो पहले हम स्थिति सदिश का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि कूलॉम नियम। तो बेटा स्थिति सदिश देखिए बेटा, कूलॉम नियम में दो बल होते हैं, दो आवेशों को दो बिंदुओं पर रखा जाता है, हमें मालूम है। एक बिंदु यहाँ हमने मान लिया P, यहाँ पर मान ली Q। सबसे पहले हम इसकी स्थिति की बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले P बिंदु की स्थिति के बारे में बात की जाए तो हमें इस स्थिति को जानने के लिए या समझने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं, वो सब जगह बन जाएगा। जैसे P मान लीजिए इलाहाबाद है, क्या है बेटा, कोई सिटी है इलाहाबाद। अब हम बात करें इलाहाबाद के लिए कि इलाहाबाद कितना दूर है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इलाहाबाद की लोकेशन के बारे में पहचानने के लिए इलाहाबाद कितना दूर है, तो जो दिल्ली में बैठा होगा बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा होगा वो कहेगा सर हमारे यहाँ से 600 किलोमीटर है। कोई बच्चा कानपुर में बैठा होगा वो कहेगा इलाहाबाद हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर है, और मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ वहां से इलाहाबाद 50 किलोमीटर है। तो बेटा ये सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर होगा। तो सबसे पहले किसी लोकेशन को समझने के लिए या उसके बारे में बात करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो है रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु, कि जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। यानी अब मैं ये कहूं कि इलाहाबाद मेरे यहाँ से कितना है, तो मेरे यहाँ से इलाहाबाद 50 किलोमीटर है, तो सारे बच्चे अब यही कहेंगे कि सर आपके यहाँ से इलाहाबाद 50 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैंने रेफरेंस संदर्भ बिंदु फिक्स किया कि इलाहाबाद की स्थिति कहाँ से बात की जाएगी, मेरे यहाँ से, जहाँ मैं हूँ। तो सबसे पहले हमें किसी लोकेशन को जानने के लिए समझने के लिए सबसे पहले एक चीज की जरूरत पड़ती है, इसे कहते हैं संदर्भ बिंदु। क्या कहते हैं बेटा, संदर्भ बिंदु की जरूरत पड़ती है जिसके संदर्भ में बात की जाएगी। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इलाहाबाद कहाँ से पता करना है कि इलाहाबाद कहाँ से कितना दूर है, तब तक बात चलेगी नहीं। ठीक है, सबके यहाँ से अलग अलग होगा इलाहाबाद। अब चलिए मैंने मान लिया कि ये संदर्भ बिंदु, ये कोई संदर्भ बिंदु यहाँ से बात की है, ये कोई हमारा संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ की रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि यहाँ से इलाहाबाद, तो मैंने कहा यहाँ से इलाहाबाद 50 किलोमीटर दूर है, ये बात क्लियर। अब दूसरी बात, अब इलाहाबाद की स्थिति के बारे में जानना हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु से इलाहाबाद, सपोज ऐसे डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो हम कह सकते हैं संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अगर हम पूर्व ईस्ट यानी पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलें तो हम इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। तो हमें किस चीज की जरूरत है, दिशा की। अगर हम 50 किलोमीटर अकेले से काम नहीं चलेगा, अगर 50 किलोमीटर हम पश्चिम में चलेगा, पीछे चले गए तो हम इलाहाबाद नहीं पहुंचेंगे। तो हमें एग्जैक्ट कहाँ जाना पड़ेगा, पूर्व की ओर, तो हम इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। तो हमें दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी स्थिति के लिए वो होती है बेटा दिशा। किसकी जरूरत पड़ती है, दिशा। और तीसरी चीज है कि उस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, या ये कहेंगे विस्थापन, क्योंकि दूरी चेंज हो सकती है बेटा। यहाँ से इलाहाबाद तक पहुंचने के कई रास्ते बन सकते हैं, ऐसे भी आप जा सकते हो, ऐसे घूम घूम के जा सकते हो, तो दूरी बदल सकती है पर विस्थापन नहीं बदलेगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, विस्थापन। तो तीसरी चीज है बेटा विस्थापन, तीसरी चीज है विस्थापन। तो किसी भी
बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास ये तीन चीजें हों तो हम उस बिंदु की स्थिति समझ सकते हैं। तो बेटा इसी के लिए स्थिति सदिश बनाए गए हैं। इसी के लिए क्या बनाए गए हैं? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होते हैं? स्थिति सदिश किसी बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। क्या देते हैं? या स्थिति सदिश किसी बिंदु की स्थिति देते हैं मूल बिंदु से। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि स्थिति सदिश मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति देते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये कोई सदिश है स्थिति सदिश, ये कहां से स्थिति दे रहा? मूल बिंदु। यानी कि यहाँ पर जो संदर्भ बिंदु है उसे क्या मान लिया जाता है? मूल बिंदु। संदर्भ बिंदु क्या मान लिया? मूल बिंदु। ये जब भी स्थिति देगा वो कहां से दिया करेगा? मूल बिंदु से। तो ये संदर्भ बिंदु फिक्स हो गया। इसके बाद सदिश है। सदिश हमें मालूम है, सदिश में दिशा और विस्थापन दो चीज होती है। सदिश होता है जैसे ये सदिश है, ये कोई सदिश है, ऐसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तीर की लंबाई जो होती है जिसे परिमाण कहते हैं, आप क्या कहते हैं? परिमाण। परिमाण ही तो विस्थापन होता है बेटा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का ये लंबाई है, ये विस्थापन ही तो है। परिमाण कह लीजिए, विस्थापन कह लीजिए। और इसका एरो ये जैसे इस दिशा में, तो ये इसकी दिशा, इस सदिश की ये दिशा है। तो सदिश में विस्थापन और दिशा दोनों होती हैं। ये तो क्लियर बात हो गई। बस इसमें एक अच्छी बात है, ये कहां से खींचा जाएगा? 0,0। ये कहां से खींचा जाया करेगा? 0,0 से। तो 0,0 से ये सदिश जहां भी खींचा जाएगा, जिस बिंदु तक जाएगा, ये उस बिंदु की स्थिति दे दिया करेगा। पी तक खींचा तो ये पी तक की स्थिति दे दिया करेगा। देखते हैं बेटा, अब समझिए। तो स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश मूल बिंदु 0,0 से किसी बिंदु की स्थिति देता है। ये कैसे, किस तरीके से खींचा जाता है बेटा? कि जैसे यहाँ पर P बिंदु की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? P। तो P का स्थिति सदिश दे रखा हो तो हम कैसे खींचेंगे P का स्थिति सदिश? देखिएगा बेटा, P के स्थिति सदिश की बात की जाए सबसे पहले हम स्थिति सदिश के लिए ये मान लीजिए 0,0 है। ये कोई हमारा O पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? O। तो बेटा O पॉइंट से, O बिंदु से P बिंदु को मिलाने वाला सदिश P बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। ऐसे O बिंदु से P बिंदु को मिला दिया, ये जो सदिश है, ये सदिश P बिंदु को, ये P बिंदु का, इस बिंदु का सदिश कहलाता है। मान लीजिए इसको R1 नाम देता हूं, क्योंकि अभी मुझे दूसरे बिंदु के लिए भी दूसरा स्थिति सदिश मानना होगा। तो ये कौन सा सदिश मान लिया मैंने? R1। तो ये R1 क्या होगा? इस बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। बस आपको ये बात कह दी जाए कि किसी बिंदु P का स्थिति सदिश R1 है तो बिना सोचे समझे आप मूल बिंदु से उस P बिंदु को मिला दीजिएगा। जो भी सदिश मिलेगा वो R1 होगा और डायरेक्शन P की तरफ होगी। तो मूल बिंदु 0,0 से किसी बिंदु P को मिलाने वाला सदिश उस बिंदु यानी P बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है ना? कि किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु P को, किसी भी बिंदु P कर लिया हमने, को मिलाने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। तो ये P बिंदु का स्थिति सदिश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा? पूरा लिख देता हूं। ये है बिंदु P का स्थिति सदिश। हालांकि मैं स्थिति सदिश से काम करना पूरा नहीं देता, ठीक है। अगर बेटा इसी तरीके से Q का स्थिति सदिश, R दूसरे बिंदु R का स्थिति सदिश खींचना होता तो हम क्या करते? 0,0 से R को मान लीजिए ये स्थिति सदिश है R2, इसको मान लिया कि R बिंदु का स्थिति सदिश R2 है। तो हम क्या करेंगे? 0,0 से R बिंदु को मिलाएंगे। जो भी सदिश मिलेगा वही R2 होगा। ये क्या होगा? बिंदु R का, ये कौन सा है? बिंदु R का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश ये सारे दोनों सदिश आपको P और Q बिंदु की स्थिति दे रहे हैं। कहां से? मूल बिंदु से। बस क्लियर हो जाएगा। सदिश दिया होगा तो परिमाण हमें पता है कि O से इसकी दूरी कितनी होगी और दिशा हमें ये इसका तीर दिखाएगा। तो समझने वाली बात है। तो स्थिति सदिश। अब एक और अच्छी बात है इसमें कि अगर हमें दो बिंदुओं के स्थिति सदिश पता हो
तो हम उनके बीच का विस्थापन सदिश निकाल सकते हैं। अगर दो बिंदुओं के स्थिति सदिश पता हो तो हम उनका विस्थापन सदिश निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। मान लीजिए मैंने P और Q को मिला दिया, P और Q को मिला दिया, ठीक है। इसका एरो भी इधर दिखा दिया। तो अब ये क्या वेक्टर है? ये वेक्टर है बेटा PR, ऐसे मान सपोज कीजिए। अब ये कौन सा वेक्टर है? PR। तो बेटा त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से सदिशों के योग का, त्रिभुज का नियम है, लिख देता हूं आपको। सदिशों के योग का त्रिभुज, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता था बेटा? कि इन दो सदिशों को, यानी एक सदिश के सिर और दूसरे सदिश की पूंछ मिली हो तो पहले सदिश की पूंछ से दूसरे सदिश की पूंछ मिलाने पर और सिरे को मिलाने पर हमें क्या मिलता था? परिणामी सदिश। ऐसे समझिए, ये A सदिश है, ये P सदिश है, तो ये क्या मिलता था? परिणामी। A प्लस मिलता था बेटा परिणामी। तो बस यही है, A के सिरे से B की पूंछ जोड़ी, तो यहाँ पर ये है R1 के सिरे से PR वेक्टर की पूंछ जोड़ी। फिर हमने क्या किया? A की पूंछ से B के सिरे को मिला दिया, तो A R1 की पूंछ से PR की सिरे को मिला दिया, तो ये इनका परिणाम है। तो ऐसे कर सकता हूं मैं कि त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में क्या होगा बेटा? वेक्टर R1 प्लस वेक्टर PR बराबर किसके होगा? R2। ये दोनों का योग किसके बराबर होता है? इसके। इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे R। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बराबर क्या हो गया? PR है। यानी हमारा ये जो वेक्टर है PR आया, ये क्या आया? R2 माइनस R1। तो इसे PR को उठाता हूं, क्या लिख देता हूं मैं? ये वेक्टर जो होता है ये होता है बेटा R2 माइनस R है, और ये वेक्टर क्या दे रहा है? P और R के बीच का विस्थापन। इस सदिश का परिमाण हमें क्या दे देगा? P और R के बीच का विस्थापन दे देगा, ठीक है। इस वेक्टर को एक तरीका और है शॉर्ट में लिखने का, इस वेक्टर को R21 वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं। ये स्टैंडर्ड बातें हैं बेटा, ये चेंज नहीं होंगी, याद रखिएगा, ठीक है। R2 माइनस R1 का मतलब, ठीक है, इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं वेक्टर R21 से, वेक्टर R21 भी लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला वेक्टर आसानी के लिए शॉर्ट में आप समझ सके, ठीक है। ये वेक्टर जो होता है ये वेक्टर कहलाता है विस्थापन सदिश। क्या कहलाता है? ये विस्थापन सदिश। ये हमें किस तरीके से मिल सकता है? देखिए यहाँ पे देखिए, P और R के स्थिति सदिश R1 और R2 थे। R1 और R2 सदिशों के सिरों को मिला दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा? विस्थापन सदिश। क्या मिल जाएगा? विस्थापन सदिश। यानी दो स्थिति सदिशों के सिरों को मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, विस्थापन सदिश। दो स्थिति सदिशों के सिरों को मिलाने वाला सदिश क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश। तो बेटा अब विस्थापन सदिश और इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया लग गया। मैं बता दिया स्थिति सदिश क्या होता है किसी बिंदु का, उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश, उस बिंदु को स्थिति सदिश कहलाता है, ठीक है। और विस्थापन सदिश क्या है? अगर दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं की स्थिति सदिश दे रखे हैं, तो दोनों स्थिति सदिशों के सिरों को मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। मान लीजिए एक वेक्टर में ऐसे अपोजिट वेक्टर बना, विपरीत सदिश। आपने विपरीत सदिश पढ़े हुए हैं ना, माइनस लगा दें तो विपरीत सदिश हो जाएगा, इसे हटाते हैं। तो बेटा विपरीत सदिश, अब क्या मैंने उल्टा सदिश खींचा, विपरीत। ये अब R से P है। देखिए बेटा
P से R और R से P विस्थापन तो समान ही रहेगा। P से R काउंट कीजिए, या P से R की दूरी या R से P की दूरी तो समान रहेगी, विस्थापन तो समान रहेगा, है, बस दिशा बदल रही है। ये P से R तक का दिशा दे रहा था R2 माइनस R1, एक R से P की दिशा के लिए भी एक सदिश है, वो सदिश इसका विपरीत होगा, इसका विपरीत होगा। विपरीत सदिश का क्या मतलब होता है? विपरीत सदिश होता है R2 माइनस R1 का माइनस, ये बेटा इस सदिश का विपरीत सदिश। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इंटू अंदर कर दें तो R1 माइनस R। तो इसका एक विपरीत सदिश भी होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा, R1 माइनस R। इसकी दिशा R1 की तरफ होगी, इसकी दिशा P पॉइंट की तरफ होगी, 1 पॉइंट की तरफ, ठीक है। इसको बेटा डिनोट करते हैं R12 से, इसको डिनोट किससे करते हैं, R12। तो R1 माइनस R2 को R12 से डिनोट करते हैं, R2 माइनस R1 को R21 से डिनोट करते हैं। अब हम इस दिशा में भी हमें सदिश मिल गया और इसके विपरीत दिशा में भी सदिश मिल गया। इन्हीं सदिशों पर हम अपने बल की दिशा देंगे, इन्हीं बलों पर बल की दिशा देंगे। कैसे देंगे अभी देखते हैं बेटा। तो ये 11th का पार्ट था, थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया, याद रखिएगा बेटा, ये हमेशा इस्तेमाल होगा पूरी 12th में, हर जगह विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश हर जगह दिया जाएगा, विस्थापन सदिश हमें आपको लेना होगा, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट आता हूं, अब मैं स्टार्ट करूंगा कूलॉम नियम का सदिश, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मानूंगा, माना बिंदु P तथा R के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2 है। इस बात से हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एज्यूम किया है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 सदिश है। मान लीजिए दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके स्थिति सदिश है बेटा R1 और R2। R1 और R2 स्थिति सदिश का मतलब होता है कि 0,0 यानी मूल बिंदु से Q1 को मिलाने वाला सदिश R1 तथा मूल बिंदु से Q2 को मिलाने वाला सदिश R2, दोनों को देखा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, यहां पर Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा, Q2 सब हैं। ये दोनों आवेश अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि दोनों कैसे हैं, प्लस, और दोनों धनात्मक है, तो बेटा Q1 पर बल लगाएगा Q2 और Q2 पर बल लगाएगा Q1, ठीक है। तो देखते हैं तो ये बल कैसे हैं, देखिएगा बेटा, इनको प्रदर्शित करने का तरीका, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल प्रदर्शित किया जाता है बराबर किससे, F12 से। यानी Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उसे F12 से प्रदर्शित करेंगे हमेशा, ये स्टैंडर्ड बात है, याद रखिएगा। 11th में हमने न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, उसमें भी इसी तरीके से बल लिए थे, अगर आपको याद हो तो। देखते हैं, देखिए बेटा, Q1 पर बल, Q1 धनात्मक है, Q2 भी धनात्मक है, तो Q2 Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित है। और मैंने कहा था इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये बल लगता है, तो ये बल इन दोनों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश लगेगा, कूलॉम नियम वाला। और इस बल को प्रदर्शित करेंगे बेटा आप F12 से, इसको किससे डिनोट करेंगे, F12 से। तथा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल प्रदर्शित किया जाता है बराबर F21 से। स्टैंडर्ड बातें चल रही हैं बेटा, याद रखिएगा, इन्हीं सिंबल से ही सब चलेगा जो स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। तो बेटा Q2 पर यानी इस आवेश के कारण Q1 के कारण लगने वाला बल किससे प्रदर्शित किया जाएगा, F21 से।
ठीक है। Q1 पर लगने वाला Q2 के कारण F12 से, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला F21 से। और ये बल किधर लगेगा बेटा, Q1 भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस वाला प्लस वाले को क्या करता है, प्रतिकर्षित यानी बाहर भेजेगा। तो ये वाला बल ऐसे लगेगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर ऐसे, ये बल होगा बेटा F21। देखिए बेटा, कूलाम नियम में जो बल लगते हैं मैंने आपको बताया था परिमाण में समान लगते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। क्योंकि ये दिशा में विपरीत हैं इसलिए इनको एक ही सिंबल से नहीं लिखा जा सकता था, दोनों को F नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। परिमाण वाइज लिखा जा सकता था पर सदिश लगाकर दोनों F नहीं हो सकते थे। एक दोनों में ऐसे रिलेशन है, एक फोर्स दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। इसलिए इनको दोनों को अलग अलग से डिनोट किया। अभी आप कई आवेश और आ जाएंगे बेटा, अभी आप 2 ही आवेश पढ़ रहे हैं, अभी फर्दर क्लास में आप देखेंगे आवेशों का निकाल 3, 4, 5, 6 बल आ जाएंगे, तो उनको इसी तरीके से डिनोट किया करेंगे। चलिए देखते हैं। तो याद है Q1 पर Q2 के कारण बल F12 और Q2 पर Q1 के कारण बल F21। तो मैंने बल आपको दिखते दिया। अब इनकी दिशा पहले वाले की बात करें, इसके लिए वेक्टर फॉर्म लिखनी है दिशा के साथ। तो कैसे लिखेंगे बेटा, कूलाम नियम से। कूलाम नियम से, कूलाम नियम क्या कहता था, F21 के लिए बात हो रही है, अब अलग अलग फोर्सेस के लिए बात हो रही है। तो पहले F21 यानी वो वाले फोर्स जो उधर है, F21 होता है, इसका परिमाण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इजीनेस के लिए मैं इस दूरी को अभी R ले लेता हूं, Q1 से Q तक की दूरी को क्या ले लेता हूं बेटा, R, ठीक है। आप चाहते तो R21 का मैग्नीट्यूड ले सकते थे या R12 का मैग्नीट्यूड ले सकते थे, दोनों का परिमाण भी ले सकते थे। पर अब मैं ये आपको आसान बनाने के लिए कि आप यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये मान लीजिए Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस R है, तो ये R, इसे तो छोड़ दिए। अब बात आती है इसकी सदिश की। तो देखिएगा बेटा, इसको सदिश बनाना है यानी दिशा देनी है, तो F21 की दिशा में उधर। तो हमें इस पूरे डायग्राम में हमें जब स्थिति सदिश मालूम थे तो हमने विस्थापन सदिश निकाल लिया। विस्थापन सदिश हमें पता होती है, दो स्थिति सदिशों के शीर्षों को मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश होता है। तो Q1 से Q2 तक का विस्थापन सदिश है R2 - R1 और Q2 से Q1 तक का स्थिति सदिश है R1 - R2। दोनों सदिश हैं हमारे पास, हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। तो बेटा F21 की दिशा में कौन सदिश है, R2 - R1, ये वाला सदिश। इस सदिश की दिशा किधर है, उधर, और F21 की भी दिशा किधर है। तो इसको दिशा देने के लिए हम यहाँ पर इस सदिश का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सदिश का इसमें गुणा कर दिया जाए तो किसी सदिश का अदिश राशि में गुणा कर दिया जाए तो उसे उस सदिश राशि वाली दिशा मिल जाती है। तो देखिए बेटा, अगर मैं इसमें उस दिशा में कौन वेक्टर है, R21, कौन वेक्टर है, R21, मैं शॉर्ट वाला ले रहा हूँ। तो R21 वेक्टर का गुणा कर दूं हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सदिश, यानी F21 की दिशा कौन सी है, R21 की, ठीक है। पर बेटा हम सदिश का इंटू नहीं करते, सदिश में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो दिशा तो मिल गई पर इसके परिमाण का भी इसके अंदर गुणा हो गया, तो ये जो क्वांटिटी आनी थी ये गलत हो गई, बढ़ गई है, क्योंकि इसमें परिमाण भी है। इसका परिमाण कितना, R, तो R का भी। तो बेटा हम इसके लिए एक आसान चीज होती है, हम एकांक सदिश लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होते हैं, ध्यान लिख देता हूं, जहां R21 बराबर एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश F21 की दिशा में, F21 की दिशा में कोई एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है बेटा, इसका परिमाण कितना होता है, 1। एकांक सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1। तो बेटा इसके परिमाण यानी 1 का इंटू कर रहा हूं तो अंदर वाली क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, 1 का गुणा करें कोई फर्क नहीं आएगा, परिमाण नहीं बदला इसका, ये पूरी चीज का। पर इस पूरी चीज को दिशा कौन सी मिलेगी, R21। तो एकांक सदिश उपयोगी इसीलिए होते थे कि उनको दिशा दी थी। जैसे आपको मालूम है ना, x दिशा देने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते थे, i कैप, हैं। अगर मैं इसमें i का इंटू कर देता तो ये पूरी दिशा किस दिशा में हो जाती, x एक्सिस पर हो जाती कि नहीं। तो ऐसे ही R21 भी एक स्थिति सदिश है। अगर j का इंटू कर देता तो ये किस दिशा में हो जाता, y में, हैं। तो ये स्थिति एकांक सदिश थे x y z डायरेक्शन में।
आई जे के। ऐसे ही एकांक सदिश किसी को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, एकांक सदिश किस तरीके से डिफाइन होता है ये भी लिख देता हूं मैं। एकांक सदिश को आप ऐसे भी समझ सकते हो। एकांक सदिश का मतलब होता है ऐसे, R21 है तो R21 का मतलब है R21 सदिश बटे R21 सदिश का परिमाण। तो परिमाण को भाग कर देने से परिमाण कट जाता है, क्या बचती है दिशा। जिसमें दिशा परिमाण दोनों में ये सदिश है, ये परिमाण है, परिमाण का परिमाण में भाग किया, परिमाण कट गया, क्या बचा बस दिशा। तो ये एकांक सदिश है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, ये हमारी F21 को डायरेक्शन मिल गई R21। ठीक है, अब देखते हैं बेटा F12 के। F12 तो बेटा मैंने कहा था परिमाण दोनों बलों का समान होता है। तो देखिएगा बेटा ये भी क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R। परिमाण वही रहेगा, दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी के वर्ग का है, दूरी मध्य वृत्त को मान पाती, तो फॉर्मूला वही रहेगा। दिशा की बात आती है तो देखिएगा बेटा R12 की दिशा में कौन वेक्टर है हमें दिखाई दे रहा है। R12 की तरफ मेरी तरफ विस्थापन सदिश है एक और कौन सा R12 है, तो R12 ले लीजिए। R12 क्या है F12 की दिशा में, तो उसका एकांक सदिश ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बेटा R12 कर दूं तो F12 को कौन सी दिशा मिलेगी R12 की, तो अब ये सदिश हो गया। अब इस पर सदिश लगा सकते हैं, तो ये इसके वेक्टर फॉर्म हो गए। ये F21 क्या, ये F12 की। इसको और भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख दीजिए, इस वाले को लिख देता हूं। इन दोनों को विपरीत सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए बेटा हम बार बार दो सदिश लेके नहीं चलेंगे, एक सदिश मान लिया बस एक ही को चला जाएगा, हमने दोनों लिखे। तो देखो बेटा R21 उस दिशा में है, R12 इधर दिशा में है, तो मैं इसको R12 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। R12 क्या होता है R21 का विपरीत सदिश। क्या होता है विपरीत सदिश, तो विपरीत सदिश को कैसे लिख सकते हैं माइनस। कैसे लिख सकते हैं माइनस, तो R12 के फॉर्म में भी लिख सकता था। और R12 की दिशा ये है तो माइनस R12 की दिशा वो होगी। ऐसे समझिए ये कोई ए वेक्टर है ऐसे, तो इसका माइनस ए वेक्टर किधर होगा ऐसे, समांतर बिल्कुल ऐसा ही, बस दिशा विपरीत। तो समझ जाइएगा, तो R21 उस दिशा में है, R12 इस दिशा में है, तो R12 का माइनस जो होगा वो भी इसके दिशा। तो इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यूं समझ जाइए कि चूंकि ध्यान देता हूं, क्योंकि R12 बराबर माइनस R21। ठीक है, सदिश के फॉर्म में लिखना है सदिश लिख दीजिए, और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में या ऐसे लिखना है कि R12 यूनिट वेक्टर बराबर R21 यूनिट वेक्टर। ये दोनों बातें ही की। ठीक है, ये एनसीईआरटी में यहाँ माइनस नहीं लगा, आप देख लीजिएगा जो एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं अच्छी, वो यहाँ माइनस लिखना भूल गए हैं, तो आप माइनस करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये रिलेशन यहाँ भी बन सकता है, इसको भी माइनस में लिख सकते थे। कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ R12 है तो ये क्या होगा R12 इधर है, R21 उधर है, तो R21 का माइनस किधर होगा इस साइड, तो माइनस R21 माइनस R21 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई एक ही सदिश हो तो एक से काम चल जाएगा, बस माइनस लिख कर देना। तो ये भी एक तरीके का वेक्टर, हमें दिशा देना है बेटा और कुछ नहीं है। ये एक और वेक्टर फॉर्म में जो अक्सर कर पूछी जाती है, सबसे ज्यादा वही पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, क्योंकि क्या डिफरेंस है देखते हैं। देखिएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², परिमाण तो यही रहेंगे। यहाँ R21 को शॉर्ट में लेने की जगह ये लिख दिया जाए पूरा, क्या लिख दिया जाए, ये R21 था ना, तो R21 की दिशा में कौन सा सदिश था, इसको डिटेल फॉर्म में ऐसे लिखते थे पूरी डिटेल। तो ये भी लिख सकते हैं, पूरा शॉर्ट में ना लिखें, R21 ना लिखें, पूरा लिख दें R2 - R1।
तो बेटा ये जो सदिश है, इस सदिश को एकांक सदिश बनाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे कैप नहीं लगा सकते दो सदिशों के ऊपर, ठीक है, अकेले अकेले लगा नहीं सकते। तो इसको एकांक सदिश के रूप में नहीं लिखा जा सकता, याद रखिएगा, इसको एकांक सदिश के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अगर एकांक सदिश के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो इसका मतलब क्या है कि जितना परिमाण है इसका वो इसमें इंटू हो रहा होगा, क्योंकि ये तो सदिश है, ये तो एकांक सदिश थे, तो एक का गुणा हो रहा था अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर इसके परिमाण का गुणा होगा तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जितना परिमाण इसका है उतना ही परिमाण का नीचे भी गुणा कर देते हैं। दोनों चीजों को इक्वेट करने के लिए आपको पता है ना, अगर कोई क्वांटिटी x और y है, इसको बराबर रखना है तो हम 2 का इंटू ऊपर करें तो 2 का नीचे कर दें, अंश और हर में तो बराबर चीज। तो जितना परिमाण ऊपर इसका है उतने परिमाण का नीचे इंटू कर दीजिए। तो बेटा R2 माइनस R1 का परिमाण कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का परिमाण कितना है, R है, तो ये ही है। तो हम यूँ समझिए, हम यहाँ पर R का इंटू और कर देते हैं, क्या कर देते हैं, R का इंटू नीचे भी कर देते हैं, तो इससे हमारा परिमाण बराबर हो जाता है। तो बेटा ये जो R है इधर क्या हो जाता है, क्यूब, ये R की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, क्यूब, ये R है ना, R स्क्वायर R क्यूब। तो मैं इसको इस चीज को यहाँ से हटाता हूँ, एक परिमाण नीचे, ये भी एक इसका सदिश रूप है। तो ये डिटेल, ये फॉर्म इसलिए पूछी जाती है, इसमें R क्यूब आ जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये R क्यूब कहाँ से आ गया, कूलम्ब्स लॉ में तो R स्क्वायर आता था हमेशा। तो परेशान मत होइएगा, जब जब सदिश आएगा इधर ऊपर तब तक उसके परिमाण का नीचे भी आपको गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये बल का परिमाण बैलेंस रहे, नहीं तो परिमाण का गुणा होने से बढ़ जाएगा। तो जितना परिमाण इसका है उतने परिमाण का नीचे भी इंटू कर देते हैं, तो बात बराबर रहे, ठीक है। जब जब सदिश आएगा, एकांक सदिश में कोई दिक्कत नहीं, एकांक सदिश में परिमाण एक है तो इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि एकांक सदिश का इंटू करें। इन केस कभी नहीं मिल पाता सदिश, जैसे इस केस में नहीं मिल रहा एकांक सदिश इसका, तो आप इसको क्या करेंगे, इतना ही परिमाण का नीचे भी इंटू कर देंगे। इस वाले को भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, इस वाले को भी ऐसे लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब है। और इस दिशा में कौन सा सदिश है, R1 माइनस R, कौन सा सदिश है, R1 माइनस R2 सदिश है, ऐसे। तो ये सारी की सारी बेटा ये 1 2 3 एक जैसी हैं, ये 1 2 3 कोई रिलेशन इनमें ऐसा कोई अलग नहीं है, सब बातें एक ही हैं। R21 ये रहा, R21 किसके बराबर, माइनस R2, ये माइनस इधर आ गया, ये इधर आ गया, यहाँ से हटा के इधर लगा दीजिए। अगर मैं यहाँ लगा दूँ माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस को यहाँ से हटा के इधर लगा कोई फर्क नहीं। तो R21 किसके बराबर होता है, माइनस R12 के, बात बराबर। R21 को क्या लिख सकते हैं, R21 किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के, R2 माइनस R1, ये तीनों दिशा एक ही है। नीचे वाले के लिए बात करें तो R12 किसके बराबर है, R12 किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ माइनस नहीं हटाता है, लगा दे, इधर लगा दो माइनस, तो R12 किसके बराबर है, माइनस R2 तो माइनस R2, और R12 किधर है, R2 बराबर है R1 माइनस R1 माइनस। तो ये 1 2 3 तीनों दिशाएं बराबर हैं, समान है, ये दिशाएं समान। तो किसी भी दिशा के साथ लिखना बस उसका सदिश रूप है। तो कूलम्ब नियम का ये बस याद रखिएगा कि अगर सदिश आ जाए तो उसके परिमाण का नीचे भी गुणा करते हैं, और कोशिश करते हैं कि एकांक सदिश का गुणा करें, जिससे हमें परिमाण में दिक्कत ना आए। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है तो उसका गुणा करने से सिर्फ इस राशि को दिशा मिल जाती है और परिमाण में कोई फर्क नहीं। चलिए बेटा, तो यह है कूलम्ब नियम का सदिश रूप है।